जनता को हल्के में लेना भारी पड़ा नेपाल सरकार को। काठमांडू की सड़कों पे आग है और आग से निकलता हुआ धुआं है। सड़कों पे दौड़ता हुआ युवा है और युवा के दिल में दहकता हुआ शोला है। आग है सरकार बदलने की, ये आग है व्यवस्था को बदलने की, और ये आग है नेपाल के भविष्य को गढ़ने की। एक छोटी सी चिंगारी जो अब 16 बन चुकी है। जी हां, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात आनंद आज राजनीति की पाठशाला में बात कर रहा हूं नेपाल पर। आंदोलन क्यों हुआ, क्या इसके कारण है, आखिर क्यों भड़का ये आग, क्यों हुआ युवा बेहाल, और क्यों नेपाल आज सड़कों पे तांडव कर रहा है, क्यों जल गया संसद भवन, क्यों भाग गए नेपाल के प्रधानमंत्री, और कौन है जैन जी। ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है तब जब नेपाल में राजतंत्र खत्म कर प्रजातंत्र को स्थापित किया गया था। नए संविधान बनाए गए थे, नया शासक आया, नए कानून बना, और फिर नेपाल की एक नई कहानी शुरू हुई। पिछले 15 वर्षों में नेपाल में 12 सरकारें आई और चली गई, लेकिन नहीं बदला तो नेपाल की व्यवस्था। आज उसी व्यवस्था की लड़ाई है जिसमें शामिल है नेपाल का वो नौजवान जिसकी उम्र है 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, जिन्हें हम जैन जी के नाम से जानते हैं। यह मुद्दा सिर्फ नेपाल में बैन हुए उन सोशल साइटों का नहीं है जो सरकार ने 25-26 सोशल साइटों को बैन कर दिया गया है। यह आग उन बेरोजगार युवाओं का भी है, यह आग भ्रष्टाचार का भी है, और नेपाल की बदहाली का भी है। एशिया महादेश का छोटा सा देश जो पहाड़ों की 4 दीवारियों से घिरा है, आज आंदोलन के मसालों से दहल रहा है। आज युवा सीने पे गोलियां खा रही है, संसद जल रहे हैं और मंत्री को नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। सामानें लूटी जा रही है और आम इंसान सड़कों पे तांडव कर रहा है। यह सिर्फ सोशल साइट बंद करने का मामला नहीं हो सकता है। यह सिर्फ सोशल साइट बंद करने का विरोध नहीं है, यह भ्रष्टाचार का भी है, यह सरकार का दमनकारी नीतियों का विरोध है। ये कुछ दिन पहले, ऐसे ही कुछ दिन पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी जो हुआ वही आज नेपाल में हो रहा है। यह आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कर रहा है? एक लड़का जो स्कूल जा रहा है, वो गोली खा के सड़क पे गिर गया। किसी का जूता जो खून से लथपथ है और सड़क पे पड़ा हुआ। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है जहां जनता नंगी, भूखी और खून से छल्ली था, और नेता अपने आलीशान महलों में चैन की नींद सो रहा था। यह क्रांति सिर्फ सड़कों पे नहीं रहा, नेपाल की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कहानी बन चुकी है। लोगों के गुस्सा के कारण नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। जहां लोगों ने शिक्षा मंत्री को लंगा कर सड़कों पे दौड़ाया। यह आंदोलन क्यों हुआ? सरकार के द्वारा जो सोशल साइट बैन किया गया, उस पे उनका तर्क है कि ये जो सोशल साइटें हैं, ये अपना ऑफिस यहां नहीं खोल सकती है, ये नेपाल को टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी तो कुछ और है। ये कहानी है कि प्रधानमंत्री ओली का चीन के प्रति अति प्रेम और भारत के प्रति नफरत और सीमा पर बढ़ते विवादों का।
इसके अलावा जो मुख्य इसके मुद्दा है, इसके जो मुख्य कारण है, वो है भ्रष्टाचार का, बदहाली का, बदहाल अर्थव्यवस्था का। जनता नेपाल सरकार से भी त्रस्त थी। जनता का कहना है कि नेता अपनी औलादों को सारी सुख सुविधाएं दे रही है, आलीशान जिंदगी दे रही है, सारी सुख सुविधाएं से लेस है वहां, मगर नेपाल की जनता ये सारी सुख सुविधाएं, नेपाल की जनता से ये सारी सुविधाओं को छीना जा रहा है। ये उनकी आवाज पर भी एक तरह का बैन लगाया जा रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीना जा रहा है। जहां वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और कुछ दिखा सकते हैं, अपने हक की बात रख सकते हैं और सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस पे भी बैन लगेगी तो समझिए हमारी आजादी का क्या होगा। ये तो हमारी आजादी पर ही बैन है, इससे तो हमारी आजादी ही छीन जाएगी। जिस कारण गुस्सा सड़कों पे आया और वहां से नेपाल की सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए। ये उल्टे दिन इसलिए भी थे क्योंकि नेपाल ने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार कर चुका था। यहां करप्शन ऐसी बीमारी बन चुकी है जो देश को अंदर से खोखला कर चुकी है। 20 से 25% युवा बेरोजगार है, खेत सूख रहे हैं, लाखों नेपाली लड़के विदेश जा रहे हैं और उनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं और उनके बच्चे लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, महंगे कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े रिसोर्टों में पार्टियां करते हैं और उन पार्टियों का वीडियो वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। लोगों को इससे भी परेशानी थी, मगर सरकार ने सोचा कि सोशल साइट को हम अगर बंद कर देते हैं तो ये बातें शांत हो जाएगी, ये आंदोलन शांत हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, ये तो उल्टा हो गया। सोशल साइट बंद होने से पर्यटक आने कम हो गए, दुकानें बंद होने लगी, एक दूसरे से संपर्क टूटने लगा, व्यापार कमजोर होने लगी, जिसका कारण नुकसान बढ़ने लगा और फिर यह आंदोलन शुरू हुआ। बच्चे किताबों और कलमों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर सरकार उन पर आंसू गैस छोड़ती है, सरकार उन पे रबर बुलेट चलाते हैं, फिर गोलियां चलाई जाती है, पानी के फुब्बारे मारे जाते हैं। और इस प्रोटेस्ट में नेपाल के 19 लोगों की जान चली जाती है। और ये आंकड़ा महज 19 का नहीं है, ये आंकड़ा बढ़कर 50 के आसपास है। लगभग 500 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें भारत सहित दुनिया के अनेक देश के लोग हैं। अब जरा सोचिए कि जहां सरकार जनता की अभिव्यक्ति को छीन ले, उनकी आजादी को नष्ट नाबूद कर दे, वहां की जनता करे तो आखिर क्या करे? क्या ये आंदोलन गलत है या इन आंदोलन के द्वारा उठाया गया मुद्दा गलत है या सरकार की नीतियां गलत है? ये आज किसी भी देश में हो सकती है ऐसी घटना। अभी तो रिसेंटली हम देख रहे हैं फ्रांस में भी ये घटना शुरू हो गई है भ्रष्टाचार के मुद्दों पे। अभी तो आग उठ रही है, धुएं निकल रहे हैं, पता नहीं ये धुएं कहां कहां जाएंगे, ये आग की लपटें किन किन को अपने साये में लेगी और कितने लोग मरेंगे इसमें, कितने लोग घायल